अरे रुक रुक जा चोरनी, मेरा बच्चा लेकर कहाँ भागती हो? मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। बिजली कभी चीखती हुई ऐसे एक कभी के पीछे उड़ रही थी। उस कभी के पास एक छोटा सा बच्चा था। वो दोनों कवियाँ उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाती है। घने जंगल में एक कबूतर और तोता बैठे हुए थे। बिजली कभी भागती हुई उनके पास जाती है। तोते और कबूतर भैया, मेरी मदद करो। एक कभी मेरा बेटा लेकर भाग रही है, मुझे मेरा बच्चा वापस दिलवा दो। तभी वो दूसरी कभी भी जोर जोर से रोती हुई चीखती है, नहीं तोते और कबूतर भैया, ये मेरा बेटा बबलू है। मैं ही इसकी असली माँ हूँ और मैं इस पागल कवि से अपने बच्चे को बचाने के लिए उड़ रही हूँ। उन दोनों कवियों की बातें सुनकर तोता और कबूतर घबरा जाते हैं। उन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो फैसला करते हैं। ठीक है कवियों, हमें नहीं मालूम कि तुम दोनों में से कौन सच बोल रहा है, इसलिए हम तुम्हारा फैसला जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया से करवाएंगे। ऐसा कहते हुए तोता और कबूतर दोनों कवियों को जंगल की सबसे बुद्धिमान कोमल चिड़िया के पास लेकर जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तोता सारी बात कोमल चिड़िया को बताता है। कोमल चिड़िया कुछ देर सोचती है और कहती है, इस नन्हे बच्चे के दोनों पंख एक कवि पकड़े और दोनों पाँव दूसरी कवि पकड़े और फिर दोनों अपनी तरफ जोर जोर से खींचे। बच्चा जिसकी तरफ खींचा जाएगा वही उसकी असली माँ होगी। ये सुनकर बिजली कवि और नीली कवि खामोश हो जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों चुप क्यों कर गई? वो दोनों कवियाँ रोने लगती है और कहती है, मेरा नन्हा छोटा बच्चा दर्द से रोएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। हाँ चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चे को इतने दुख में नहीं देख सकती। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान होती है, क्योंकि असली माँ ही ऐसा सोच सकती है। अब चिड़िया दूसरा उपाय निकालती है। तो ठीक है, तुम दोनों कवियों में से जो कभी भी जलते हुए कोयले पर चलकर अपने बच्चे के पास पहुँचेगी वही उसकी असली माँ होगी। लेकिन चिड़िया की ये कोशिश भी नाकाम रहती है। बिजली कवि और नीली कवि दोनों ही जलते हुए कोयलों पर चलकर बच्चे तक पहुंच जाती हैं। अब तो मामला और भी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों कवियां तो आपस में लड़ रही थी कि बच्चा उनका है। कोमल चिड़िया कुछ देर सोचने लगती है और फिर कहती है, तुम दोनों कवियां 2 दिन इस बच्चे से दूर रहोगी। जो असली माँ होगी वही ऐसा कर पाएगी। लेकिन इस शर्त को पूरा करने के लिए वो दोनों कवियां राजी नहीं होती। तभी बिजली कवि चिड़िया से कहती है, कोई माँ भी अपने बच्चे से पल भर के लिए दूर नहीं रह सकती। फिर 2 दिन भला मैं अपने बबलू के बिना कैसे रहूंगी? हाँ चिड़िया बहन, कोई माँ भी अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। फिर 2 दिन मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी? मैं मर जाऊंगी। बिजली कवि चीखते हुए बोलती है, ये झूठ बोल रही है, बच्चा मेरा है। मैं अपने बच्चे को घोंसले में सुला रही थी कि तभी ये कवि खिड़की से आकर मेरे बच्चे को लेकर भाग गई। वो तो शुक्र है मेरी नजर इस पर चली गई, वरना मेरा बच्चा आज मुझसे दूर हो जाता। ये सुनकर नीली कवि भी कहने लगती है, नहीं ये सरासर झूठ है। सच तो ये है, ये कवि मुझे कल जंगल के बाजार में मिली। इसने मुझे बताया था इसका भी इतना छोटा बेटा ही था जो बीमारी के चलते मर गया था। तभी इसने मेरे बच्चे से अपने बच्चे की शक्ल मिलती जुलती हुई बताई और मेरे बबलू को गोद में उठा लिया और वहाँ से भाग गई। तब से ही मैं इस कवि का पीछा कर रही हूँ। आज जाकर ये मेरे पकड़ में आई है। तुम दोनों की बातें तो एक पहेली जैसी हैं। अब तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। आखिर ये बच्चा किसका हो सकता है? कोमल चिड़िया, अब क्या होगा, कैसे फैसला होगा? तोते, मुझे तो लगता है ये बिजली कवि ही झूठी है। लेकिन यार कबूतर, मुझे लगता है ये नीली कवि झूठी है। जंगल के सभी पक्षी ऐसे अपना अपना अनुमान लगा रहे थे। कोई तो कह रहा था कि ये बच्चा उन दोनों का ही नहीं है। फिर कोमल चिड़िया अंतिम निर्णय लेकर कहती है, दोनों कवियों को दूर दूर बिठाकर बच्चे को बीच में रखा जाए। बच्चा भूखा होगा और जिस तरफ देखेगा
वही उसकी असली माँ होगी। फिर दरमियान में छोटे बच्चे को बिठाकर वो कवियाँ थोड़ी दूर आमने सामने बैठ जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी सांस रोके ये नजारा देख रहे थे, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद भी छोटा बबलू किसी की तरफ देखकर भी नहीं रोया। वो तो वहीं बैठा छटपटा रहा था। ये देखते हुए बिजली कभी दौड़ी हुई बच्चे के पास आती है और वो छोटे बच्चे को एक मीठा फल देती है। तभी रोते हुए बिजली कभी कहती है, मेरा बेटा बबलू जब भी भूखा होता है तो वो ऐसे ही छटपटाता है। वो भूख से रोता नहीं बल्कि छटपटाता है। ये सुनकर और बबलू को बिजली कभी से मीठा फल लेते हुए खाते हुए देखकर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। अब तो नीली कभी किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसकी असलियत सामने आ चुकी थी। नीली कभी चुपचाप गुमसुम बैठी हुई थी। क्यों नीली कभी, अब तुम अपनी असलियत बताओगी या तुम्हें उल्लू सिपाहियों के हवाले कर दूं? खामोश बैठी नीली कभी रोते हुए कहती है, मैं अपने बेटे और अपने पति के साथ बहुत सुखी जीवन बिता रही थी। एक शाम हम जंगल के मेले से लौट रहे थे, तभी कुछ चीलों ने हम पर हमला कर दिया, जिसके कारण मेरे पति और मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। मेरी पूरी किस्मत थी जो मैं उस हादसे में बच गई। लेकिन मैं अपने बच्चे को हर कपे के बच्चे में देखा करती थी। जब मैंने बिजली के बेटे को देखा तो उसमें मुझे मेरा बच्चा नजर आया और मैं उसे उठाकर ले आई। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। नीली बहन, ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो मालूम है अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। अगर तुम किसी के बच्चे को लेकर भागोगी तो तुम उसकी माँ को भी अपनी तरह दुखी ही करोगी। तभी बिजली कभी नीली कभी से कहती है, नीली बहन, तुम जब भी मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझकर देखना चाहो तो मिल सकती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। आज से तुम मेरी बहन हो। अगर तुमने किसी और पक्षी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी बहन होने का नाता तोड़ दूंगी और मैं अपने बच्चे से भी नहीं मिलने दूंगी। हाँ। फिर नीली कभी रोते हुए बिजली कभी और बबलू को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो बिजली बहन, अब मुझे किसी के बच्चे को चुराने की क्या जरूरत, जब मुझे बहन और बच्चा मिल गए हैं। उस दिन के बाद से नीली कभी बिजली कभी के साथ ही रहने लगती है। ऐसे वो दोनों कवियाँ मिलकर छोटे बबलू की देखभाल करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, बिजली से भी तेज, नाम है मेरा बादल कौवा, हा हा हा, ला ला ला। तेज बारिश में बादल कौवा अपना छाता लिए गुनगुनाते हुए जा रहा था। बादल, तुम यहाँ बैठे गुनगुना रहे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। चलो घर चलो, तुम्हारा भाई आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। क्या? मेरा भाई आया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा ना पहले कैसे बताती, मैं तो तुम्हें 2 घंटों से जंगल में ढूंढ रही हूँ। बादल कौवा जल्दी से अपने घर की ओर उड़ता है और पीछे पीछे बिजली कभी। मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने को। अगर अब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। घर में कुछ खाने को है नहीं, क्या तुम अपने भाई को भूखा रखोगे? बड़े भैया, मैं एक काम से आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ, भोले बताओ, मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? भाई, माँ ने अपने लिए कुछ गहने खरीदे हैं, उनके पास पैसे थोड़े थे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर बादल कौवा चुप हो जाता है और एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखता है। भोले, कितने पैसे कम है माँ के पास? भैया, अगर 1000 मिल जाता तो माँ का काम चल जाएगा। ये सुनकर बादल कौवा बिजली के पास जाता है और आहिस्ता से कहता है,
बिजली, मेरी इज्जत का सवाल है। भैया क्या सोचेगा? पहली बार माँ ने भेजा है मेरे पास। जब भी मेरी माँ मेरे पास आती है तो हमेशा देकर ही जाती है। बादल जी, तुम्हारा भैया 1000 लेने आया है, कोई 10 रुपए नहीं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी। बिजली, कुछ तो करो। मैं भैया को खाली पंखों नहीं भेज सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कोई जुगाड़। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है। ऐसी बारिश में अब मैं किसके पास जाऊँ। कुछ सोचते हुए बिजली कभी अपना छाता लिए तोते की दुकान पर जाती है। तोते भैया, मेरी सास बहुत बीमार हो गई है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उसके इलाज के लिए मुझे 1000 दे दो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। बादल तो कहता है कि उसकी माँ बहुत अमीर है और वो जंगल के सभी पक्षियों पे पैसे बांटती है, और तुम उसी के लिए हमसे पैसे मांग रही हो। तोते भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, वो तो एक वक्त का दाना भी मांग कर खाती है। ना भी बिजली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देता। हाँ, लेकिन चिड़िया के पास जरूर होंगे। तुम जाओ, वो तुम्हें दे देगी। तोते की बात सुनकर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। बिजली बहन, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे देती, लेकिन अगर तुम मेरा पिछला उधार चुका देती। अभी तक तो तुमने मेरे पहले वाले पैसे भी देने हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 दिन का कहा था तुमने। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे सारे पैसे इकट्ठे लौटा दूंगी। नहीं बिजली, इस बार जो भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अब मुझे तुम पर एतमाद नहीं रहा। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। बादल जी, क्या चला गया तुम्हारा भाई? हाँ बिजली, बारिश रुकते ही भैया चला गया और कहा कि मैं पैसे लेकर शाम को उसे दे दूं। क्या तुम्हें पैसे मिल गए? नहीं मिले पैसे, तोते ने नहीं दिए और बुलबुल भी घर पर नहीं थी, और चिड़िया ने तो ये कहकर मुझे निकाल दिया कि उसे मुझ पर अब एतमाद नहीं रहा। वो चिड़िया हमेशा सबका ख्याल रखती है, लेकिन जब हमें कोई जरूरत हो तो हमेशा चू चू करती है। हाँ बादल जी, तुम्हारे कहने पर गई थी मैं उस छोटी चिड़िया के पास। बिजली, अगर चिड़िया ने उधार नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? हम उसके पैसे चुरा लेंगे। हाँ पति जी, देखते हैं फिर वो चिड़िया हमें पैसे कैसे नहीं देती। आज रात हम उस चिड़िया के पैसे चुरा लेंगे। बिजली कभी और बादल कव्वा रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, वो दोनों पति पत्नी अंधेरे में निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। मीना बेटी, क्या दरवाजा बंद कर दिया है? हाँ मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। क्या मैं खिड़की भी बंद कर दूं? नहीं मीना, खिड़की खुली रहने दो, बाहर से ताज़ा हवा आती है और जंगल की ताज़ा हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। कव्वा और कवि खिड़की के पास आकर देखते हैं। बिजली, सो गए, सभी सो गए। अब जल्दी से चलो और चिड़िया के पैसे चुरा लो। वो दोनों पति पत्नी खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जानते थे कि चिड़िया अभी जाग रही है। जैसे ही वो कभी अलमारी की तरफ जाते हैं तो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वो उठ जाती है और कव्वों को देख लेती है। कोमल चिड़िया जल्दी से अपनी लाठी उठाती है और पीछे से जाकर कव्वों को मारने लगती है। हाय हाय, मेरी पूंछ टूट गई। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। हाँ कोमल बहन, मेरा पंख भी टूट गया है, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। काले कव्वों, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार मार कर तुम्हें